हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है, कल हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू किया था, जिसमें आपको ये वाला क्वेश्चन आया था सामने कि जिसमें आपको कॉलम 1 में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको कॉलम 2 में मैचिंग करनी थी। और मैंने आपको करके दिखाया था और बोला था कि इसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लेना है। और उसका जो सही सीक्वेंस था वो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। फैमिली आपका ए को 5 से मैच करना था, सोलेनेसी है। किंगडम आपका प्लांटी है। ऑर्डर जो है वो पॉलीमोनियल्स है। स्पीसीज जो है वो क्या है, जीनस आपका सोलेनम है और स्पीसीज जो है वो आपकी ट्यूबेरोसम है। स्पीसीज जो है वो ट्यूबेरोसम है और जीनस जो है वो सोलेनम है ना। तो ये वाला ऑप्शन था, ये आशा करती हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो करा दिए, कई सारे क्वेश्चन। अब हम आज करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, उनको हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, Linnaeus is considered as father of taxonomy. Name 2 other botanists known for their contribution to the field of plant taxonomy. यानी कि लीनियस को टैक्सोनॉमी के पिता के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। 2 और अलग वनस्पति वैज्ञानिकों के नाम बताने हैं आपको जिनका कंट्रीब्यूशन है प्लांट टैक्सोनॉमी की फील्ड में, है ना। तो आंसर में लिखेंगे कैरोलस लीनियस, जो 1707 से लेके 1778 तक उन्होंने काम किया था। अ स्वीडिश बोटैनिस्ट, स्वीडन के बोटैनिस्ट से, इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। उनको प्लांट टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन बुक जेनरा प्लांटेरम इन 1737। उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था जेनरा प्लांटेरम। कौन से ईस्वी में, कौन से सन में? वर्ष 1737 में। तो और 2 और बोटनिस्ट्स का नाम आपको बताना है। अदर 2 बोटनिस्ट्स आर जी बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। एक तो जी बेंथम थे और दूसरा जोसेफ डाल्टन हुकर थे। और दूसरा जोसेफ डाल्टन हुकर। 2 वैज्ञानिकों के नाम, यानी 2 वनस्पति वैज्ञानिकों के नाम आपसे पूछे गए जिनका प्लांट टैक्सोनॉमी में योगदान है, तो उनका नाम आपने लिख दिया। बोथ आर फेमस फॉर देयर वर्क ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी प्राकृतिक लक्षणों के आधार पे ये जो 2 वैज्ञानिक थे इनका काम जो है वो फेमस है। तो ये अपनी कॉपी में आप सभी नोट करेंगे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट डज ICZN स्टैंड फॉर, यानी कि ICZN का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो केवल फुल फॉर्म ही लिख करके कर देंगे और उसका 1-2 पॉइंट भी लिख देंगे। ICZN stand for इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या नाम है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर
It ensures that scientific name assigned to any animal has only one name and will be recognized by that name all over the world by scientific community. यानी ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एक ऐसी बॉडी है जिससे किसी भी जानवर का नाम एक ही नाम रखा जाता है और वैज्ञानिक दिशा में, वैज्ञानिक क्षेत्र में उसको उसी नाम से जाना जाता है। यानी कि जैसे अलग अलग जंतुओं के नाम रखे गए हैं, जैसे मनुष्यों के लिए होमो सेपियंस यूज किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इंडियंस के लिए होमो सेपियंस है और अमेरिकन के लिए कुछ डिफरेंट है। हर मनुष्य यानी हर इंसान के लिए होमो सेपियंस यूज किया गया, तो वो साइंटिफिक नेम हो गया और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा इसी नाम से मनुष्य जाने जाते हैं। पॉइंट समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को और आंसर को भी आप साथ में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट हो गया होगा आपका। कपलेट इन टैक्सोनॉमिक की मीन्स, यानी कि टैक्सोनॉमिक कीज जो हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा था, उसमें कपलेट का क्या मतलब होता है ना। तो इस चीज को रिकॉल करेंगे। द रिनोन्ड, सोचिए और याद करिए। द रिनोन्ड टैक्सोनॉमिस्ट हैव ऑलरेडी नेम्ड एंड क्लासिफाइड अ गुड नंबर ऑफ नोन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. Their character and phylogeny has already been documented and is available for further reference to help in the identification of newly discovered biological objects. तो couplet क्या है? Couplet is a pair of contrasting characters used as tools for identification key to help in identification of newly discovered organism. आंसर क्या है? क्वेश्चन का भी आंसर नोट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ मोनोग्राफ? मोनोग्राफ क्या है? आंसर देखते हैं। मोनोग्राफ इज अ स्पेशलिस्ट वर्क ऑफ राइटिंग और इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टैक्सॉन, फैमिली, जीनस और on aspect of subject, usually by a single author. को नोट करेंगे बच्चों। मोनोग्राफ इज अ स्पेशलिस्ट वर्क ऑफ राइटिंग और इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टैक्सॉन। उदाहरण के लिए लिखेंगे फैमिली और जीनस और ऑन एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, usually by a single author. Main purpose of monograph is to present primary research and original work, and thus is non-serial publication complete in one book of a finite number of volumes. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अमीबा मल्टीप्लाइज बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। अमीबा जो है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। इज दिस फिनोमेना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन? क्या ये जो घटना हो रही है वो वृद्धि कहलाएगी या प्रजनन कहलाएगी? ये आपसे पूछा गया है। कंफ्यूज नहीं होंगे और आंसर लिखेंगे। अमीबा मल्टीप्लाइज बाय सिंपल माइटोटिक सेल डिविजन्स गिविंग राइज टू 2 डॉटर अमीबी। यानी कि जो अमीबा है वो मल्टीप्लाई करता है, गुणन करता है साधारण समसूत्री विभाजन के द्वारा और 2 डॉटर अमीबी बनाता है। ठीक है। द ग्रोथ इज सिंक्रोनस विद रिप्रोडक्शन। ग्रोथ कैसी है उसमें? वो प्रजनन के साथ साथ वृद्धि भी कहलाएगी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज इन नंबर हो रहा है। आपको आंसर भी एज इट इज ही लिखना है। तो क्वेश्चन को भी नोट करेंगे और आंसर को भी नोट करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आपने क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, डिफाइन मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना है आपको। चूंकि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आंसर लिखेंगे, मेटाबॉलिज्म इज टोटल सम ऑफ ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस occurring in any living cell. Metabolism is total sum of all biological reactions occurring in any living cell. उपापचय किसी भी जीवित कोशिका में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का योग है, which are absolutely controlled by enzymes, जो सीधे तौर पर एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। These reactions are of two types, और ये रिएक्शंस जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें किसी भी चीज का टूटना और किसी भी चीज का बनना समझा जाता है। तो मैंने आपको ये समझाया था पोषण के समय में कि जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, जब कहीं पे किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है, कहीं पे कोई चीज बन रही है, तो वो एनाबॉलिज्म का रिएक्शन कहलाएगा। अब इसमें आपके 2-3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं। यदि आपका एनाबॉलिज्म की रिएक्शन के बारे में पूछा जाए तो वो आपका होगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, भोजन का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये एनाबॉलिज्म कहलाता है। और जहाँ पे ब्रेकडाउन रिएक्शन होती है वहां पे कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया को हम देखेंगे, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज के अणु का क्या होता है, विखंडन होता है। ये प्रक्रिया कहलाती है कैटाबॉलिज्म, है ना। तो उपापचय प्रक्रियाएं में 2 तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, उपचयन प्रक्रिया और अपचयन प्रक्रिया, जिसमें एक में ब्रेकडाउन होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो आपका एनाबॉलिज्म कहलाता है, वो आपका कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और जिसमें सिंथेसिस होता है किसी भी चीज का, वो आपका एनाबॉलिज्म कहलाता है। और एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, और कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल आपका सेल रेस्पिरेशन हो गया। तो इसको नोट करेंगे, लेकिन अच्छे से नोट करेंगे, थोड़ा सा अलग अलग, है ना, क्योंकि इसमें आपके 2-3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में तो इस तरह से पूछा ही जा सकता है। आप लिख सकते हैं नीचे अच्छी तरह से समझने के लिए, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म। इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, नेम अ फ्यू वेल नोन बोटेनिकल गार्डन्स इन इंडिया। ये आपको बस एक बार लिख करके याद करने वाली चीज है। अ बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, ये आपको रिकॉल करना है। थिंकिंग प्रोसेस के तहत आप इसको रिकॉल कर लेंगे, यानी कि ध्यान करेंगे। अ बोटेनिकल गार्डन इज डेडिकेटेड to collection, cultivation and display of wide range of plants labeled with their botanical names। यानी कि botanical garden का मतलब है कि जहाँ पर अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स का कलेक्शन हो, वहाँ पर उसकी कल्टीवेशन भी हो और उसको डिस्प्ले भी किया जाए, जहाँ पे बोटेनिकल नेम्स के साथ वो लेबल्ड हो, यानी कि बोर्ड लगा हुआ हो। और इस तरह से आपको इंटरनेशनल और नेशनल बोटेनिकल गार्डन्स मिलेंगे, जिसमें से आपको लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन जो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है उसके बारे में, उसका नाम भी आपसे पूछा गया है। तो आंसर में लिखेंगे, द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन। इसको हम शॉर्ट में RBGQ लंदन भी कहते हैं। नोट करेंगे, द फेमस वेल नोन बोटेनिकल गार्डन्स इन इंडिया आर। सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन जो पूरे विश्व में है उसका नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन RBG, जो कि लंदन में प्रेजेंट है। उसका नाम लिखेंगे
और कुछ और मशहूर, कुछ और ख्याति प्राप्त बोटेनिकल गार्डन्स जो इंडिया में हैं उनके भी हम नाम लिखेंगे। नंबर 1 पे लिखेंगे इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। इंडियन बोटेनिकल गार्डन या भारतीय वानस्पतिक संस्थान शिवपुर कोलकाता। दूसरा है लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग। लिखेंगे लॉयड वानस्पतिक उद्यान दार्जिलिंग। तीसरा बोटेनिकल गार्डन ऑफ FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का बोटेनिकल गार्डन। तो लिखेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन्य अनुसंधान संस्थान का वानस्पतिक उद्यान जो कि देहरादून में प्रेजेंट है और FRI के नाम से उसको हम जानते हैं। तो लिखेंगे बोटेनिकल गार्डन ऑफ FRI देहरादून उत्तराखंड। नेक्स्ट लिखेंगे नेशनल बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन NBG लखनऊ उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो कि स्थित है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे वो होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद जब मैं चुप हो जाऊंगी आपको बोलूंगी नोट करने के लिए, तो क्वेश्चन आंसर को आप नोट डाउन भी अपनी कॉपी में कर लेंगे। केवल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जब आप अपने क्वेश्चंस का कलेक्शन भी बना देते हैं और उसको लिखते समय आपको याद भी हो जाता है, तभी इसका फायदा भी होता है। तो क्लास का काम क्लास में ही करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ स्नो व्हेन रोल्ड ओवर स्नो increases in mass, volume and size. Is this comparable to growth as seen in living organisms? और क्यों? कि यदि एक बर्फ के गोले को बर्फ पर रोल किया जाए तो उसमें मास, वॉल्यूम और साइज में वृद्धि होती है, तो क्या इसकी तुलना हम सजीवों में होने वाली वृद्धि से कर सकते हैं और क्यों? है ना। तो आंसर में लिखेंगे, आपको सोचना है। आंसर लिखने से पहले आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है जो आपके चारों तरफ हैं, सोचना है और उसमें अंतर भी करना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, उनके अंदर उपापचय की प्रक्रियाएं होती हैं, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्स करते हैं यानी बाहरी संवेदनाओं पर रिस्पॉन्स करते हैं और वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, है ना। लेकिन इस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये निर्जीव चीजों में या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं पाए जाते हैं। आंसर में लिखेंगे ग्रोथ इन बायोलॉजिकल टर्म्स is characteristic feature of all living organisms. It relates to increase in size by accumulation of protoplasm in the cell, thus results in increase in size of the cell, whereas increase in number of cell by cell division results is the size of individual organisms. Snow is an inanimate यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। while rolling over snow it gathers more snow on its surface, thus it increases in size by physical phenomenon but not by biological phenomenon, so this growth cannot be compared to that seen in living organisms. जो वृद्धि होती है बायोलॉजिकल टर्म्स में यदि उसको हम कहें तो वो सभी जीवित जीवों का यानी सभी सजीवों का लक्षण होता है और इसमें साइज में इंक्रीज होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोप्लाज्म के एक्यूमुलेशन के कारण जो कोशिकाओं में होता है और उसके कारण साइज में भी वृद्धि होती है।
संख्या में भी वृद्धि होती है, सेल्स की, कोशिकाओं की संख्याएं भी बढ़ती हैं कोशिका विभाजन के द्वारा, है ना, जिससे किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का साइज भी बढ़ता है। लेकिन सजीवों में हो रही ग्रोथ को आप बर्फ के गोले में हो रही ग्रोथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, वो फिजिकल फिनोमेना के कारण ग्रोथ होती है उसमें, और जो जीव है उसमें बायोलॉजिकल फिनोमेना के कारण ग्रोथ होती है। तो अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन इन योर कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन अ गिवन हैबिटेट वी हैव 20 प्लांट स्पीसीज एंड 20 एनिमल स्पीसीज। एक ऐसा हैबिटेट, एक ऐसा परिवेश दिया गया है जिसमें 20 आपके पौधों की स्पीसीज है और 20 जंतुओं की स्पीसीज है। शुड वी कॉल दिस एज डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी? जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को आपको बताना है कि क्या ये डाइवर्सिटी कहलाएगी या ये बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी, है ना। तो आंसर में लिखेंगे इन अ गिवन हैबिटेट, एक ऐसा परिवेश दिया गया है, देयर आर existing 20 plant species and 20 animal species. They will of course exhibit the biodiversity of that given habitat, because diversity refers to variation in a broad term and can be applied to any area, whereas biodiversity is a degree of variation of life forms within a specified area. ये आप क्वेश्चन लिखेंगे और इसका आंसर भी नोट करेंगे। In a given habitat, there are existing 20 plant species and 20 animal species. They will of course exhibit the biodiversity of that given habitat, because diversity refers to variation in a broad term and can be applied to any area. Diversity जो है वो किसी भी एरिया पे अप्लाई की जा सकती है, और बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या है? डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विद इन अ स्पेसिफाइड एरिया। यानी कि ये जो एक ही परिवेश में हम 20 प्लांट स्पीसीज और 20 एनिमल स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो ये रेफर करता है बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। इंटरनेशनल कोड ऑफ, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN हैज प्रोवाइडेड अ कोड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। गिव हायरार्की ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन botanists follow while classifying plants and mention different suffixes used for the units। ठीक है, तो आपको सोचना है, जो आपने पढ़ा था 1.7 से 1.8 मिलियन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस विश्व में, आउट ऑफ विच देयर आर 422,000 नॉन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स पाई जाती हैं, यानी कि 422,000 नॉन प्लांट स्पीसीज हैं और 422,000 नॉन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं। और ICBN provides the scientifically agreed principles and criteria for identification, classification and scientific nomenclature, यानी वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति ICBN देता है, जहाँ पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में हम डिस्कस करते हैं और किसी भी प्लांट के वर्गीकरण से पहले ये काम किया जाता है। ICBN has specified certain rules and principles in order to facilitate the study of plants by botanists। यानी कि ICBN का ही ये पूरा काम होता है, जो नियम कानून बनाता है किसके लिए? स्टडी ऑफ प्लांट्स के लिए, जो वैज्ञानिक लोग यानी कि वनस्पति शास्त्री लोग जो काम करते हैं। It helps in correct positioning of any newly discovered organism through proper identification and nomenclature।
उसकी पहचान करना और उसका नामकरण करना, इसमें सही जगह पे रखने पे ICBN के जो नियम हैं वो हेल्प करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की किस तरह से यूज की जाती है, जब किसी भी प्लांट का वर्गीकरण किया जाता है तो उसके बारे में हम लिखेंगे। किंगडम के लिए किसी भी प्लांट का जब वर्गीकरण करते हैं तो किंगडम में आपका प्लांटी लिखा जाता है, ये पहले से पता है। उसके बाद डिवीजन, इस डिवीजन की जगह पे जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो फाइलम लिखा जाता है, ठीक है। डिवीजन में लिखेंगे फाइटा। जो सफिक्सेस लगाए जाते हैं वही आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्लास में AE लिखेंगे सफिक्स में, ऑर्डर में एल्स लिखेंगे जैसे पॉलीमोनियल्स, फैमिली में EAE या CEAE सफिक्स लगेगा जैसे कि सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी। उसके बाद जीनस में फर्स्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली कैरिंग लैटिन वर्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स। लैटिन वर्ड होगा जैसे सोलेनम और तिरछा तिरछा लिखा जाएगा, इटैलिक्स में लिखा जाएगा। स्पीसीज क्या है? सेकेंड वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम ऑल्सो रिटन इन इटैलिक्स, यानी कि जैसे है सोलेनम निग्रम या सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जीनस और ये हो गया स्पीसीज। तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसको आपको अपनी जबान पे रट लेना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस क्वेश्चन को बच्चों नोट करेंगे अपनी कॉपी में। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने द लिविंग वर्ल्ड से संबंधित कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न किए और कुछ हमने लघुत्तरीय प्रश्न भी किए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लिया होगा ताकि आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो सके। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।